नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोसोवो के राष्ट्रपति पर लगाए गए युद्ध अपराध के आरोपों के बारे में। किसी भी देश के राष्ट्रपति पर वॉर क्राइम्स का आरोप लगना बहुत ही सीरियस मैटर होता है। कोसोवो के राष्ट्रपति पर यह आरोप क्यों लगे हैं और इसका क्या इतिहास है, इसी की चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा नाम टाइप करते समय, और आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस टेलीग्राम चैनल में 1.25 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आपका सपना आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आप स्टडी आईक्यू के यूपीएससी स्मार्ट कोर्स की मदद से अपने इस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल फ़ोन पर स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऐप पर आपको मिलेगा ये स्मार्ट कोर्स, जिसकी मदद से आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण में या फिर अपने जॉब के साथ साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कोसोवो के राष्ट्रपति और 9 अन्य सीनियर लीडर्स के खिलाफ 24 जून को एक स्पेशल कोर्ट ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को अंजाम दिया और साथ ही साथ युद्ध के दौरान कई अपराध किए, जैसे कि एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस यानी कि लोगों को किडनैप करवा देना, परसिक्यूशन, टॉर्चर, और उन पर 100 लोगों के मर्डर का डायरेक्टली आरोप लगाया गया है। और ये 100 लोग जो हैं ये मारे गए थे सभी 1998 और 1999 में चले कोसोवन वॉर के दौरान। तो उसकी हिस्ट्री अभी आगे आपको मैं बताऊंगा कि ये लड़ाई कौन सी है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो इस आरोप में शामिल हैं। वो हैं एक तो राष्ट्रपति हाशिम थाची और दूसरे वहाँ की असेंबली के फॉर्मर चेयरमैन, यानी जैसे हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर होता है उसी तरह की पोजीशन। इनका नाम है कादरी वेसेली। अब आपके लिए केवल ये प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, आप इतना याद रख लो वो भी बहुत होगा। ये आरोप लगाया किसने है तो देखो, यूगोस्लावियन वॉर्स जब खत्म हुए थे उसके बाद नेदरलैंड्स के द हाग शहर में, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी स्थित है, वहाँ पर एक स्पेशल कोर्ट बैठाया गया, एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया यूगोस्लावियन वॉर्स के दौरान हुए वॉर क्राइम्स को जांचने के लिए, उनके प्रोसिक्यूशन के लिए। तो वहाँ पर कोसोवन स्पेशलिस्ट चेंबर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस है, इसे केएससी कहा जाता है। तो ये ऑफिस बनाया गया था स्पेसिफिकली कोसोवो युद्ध के दौरान हुए वॉर क्राइम्स को जांच करने के लिए, और उनमें अगर कोई आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें सज़ा देने के लिए। और इसमें मोस्टली केएलए के मेंबर्स शामिल हैं जिन पर ये आरोप लगाए गए थे। केएलए क्या है? कोसोवो लिबरेशन आर्मी। हाशिम थाची कोसोवो के राष्ट्रपति हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि कोसोवो कहाँ पर स्थित है। अगर हम यूरोप में जूम इन करें, ये बॉल्कन एरिया है। इस बॉल्कन एरिया में अगर आप देखें तो कई सारे देश आपको नजर आएंगे। क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टीनीग्रो, कोसोवो, सर्बिया, बल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया। तो यहाँ पर कोसोवो देश जो है ये एक समय सर्बिया का हिस्सा था। ये सभी देश एक समय यूगोस्लाविया का हिस्सा थे और कुछ समय के लिए कोसोवो सर्बिया का एक हिस्सा था। सर्बिया से इसने अपनी आज़ादी घोषित कर दी थी 2008 में, और भारत अभी इसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकग्नाइज नहीं करता। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि इंडिया में गूगल मैप्स इसकी बाउंड्री को डेफिनेटिवली नहीं बताता है। ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह गूगल मैप्स इसे शो नहीं कर रहा है। तो ये सभी देश एक समय यूगोस्लाविया का हिस्सा थे। यूगोस्लाविया कैसे बना और मोर इम्पॉर्टेंटली कैसे टूटा, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर बनाया है। आई थिंक मेरा ये सबसे लंबा लेक्चर है जो मैंने बनाया है आज दिन तक, ऑलमोस्ट 80 मिनट्स इसकी लेंथ है। इसे आप ज़रूर देखिए अगर आपके पास अभी समय हो, क्योंकि इसमें आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी यूगोस्लाविया देश की। यहाँ पर मैं कोसोवो की बात तो करूंगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप यूगोस्लाविया को समझें तो और बेहतर रहेगा। तो कोसोवो एक लैंडलॉक कंट्री है और दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले इसकी आबादी बहुत ही कम है। 1.8 मिलियन यानी 20 लाख भी इसकी आबादी नहीं है। यहाँ पर रहने वाले 2 मेजर पॉपुलेशन ग्रुप हैं, एथनिक अल्बेनियंस, और अल्बेनियंस मोस्टली मुस्लिम होते हैं, और सर्ब्स जो कि मोस्टली ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं। ओके, तो आप इसे ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि जो अल्बानिया देश है यहाँ पर मोस्टली मुस्लिम मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, और सर्बिया जिसका हिस्सा था कोसोवो, ये एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के द्वारा पॉपुलेटेड कंट्री है मेजॉरिटी। हालांकि दोनों देशों में दूसरे अन्य एथनिसिटीज़ के लोग भी काफ़ी संख्या में देखे जाते हैं। तो ये जो एरिया है ये पूरा ऑटोमन एम्पायर के अधीन था लगभग 400 साल के लिए। फर्स्ट बॉल्कन वॉर हुआ था 1912 में, उसके बाद सर्बिया एक अलग देश बनता है और कोसोवो सर्बिया का ही हिस्सा बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में एक नया देश स्थापित किया गया, किंगडम ऑफ सर्ब, क्रोट्स एंड स्लोवीन्स, जिसको बाद में नाम दिया गया यूगोस्लाविया। तो कोसोवो भी इसी का हिस्सा बन गया। लंबे समय तक ये सर्बिया का ही हिस्सा था। सर्बिया एक अलग ऑटोनॉमस कंट्री था इनसाइड यूगोस्लाविया। अब वो क्या सिस्टम था उसके लिए आपको मेरा यूगोस्लाविया वाला वीडियो देखना पड़ेगा।
अभी एक बार इतना समझ लो कि 1974 में कोसोवो को थोड़ी सी स्वायत्तता दे दी गई, इसे एक सोशलिस्ट ऑटोनॉमस प्रोविंस का दर्जा दे दिया। ऑटोनॉमस प्रोविंस का मतलब स्वायत्त राज्य इनसाइड यूगोस्लाविया। लेकिन 1980 के दशक के अंत में कोसोवो में एक डिमांड उठने लगी कि हमें आज़ादी चाहिए, एक अलग देश बनाना है। और सर्बिया के जो नेता थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते थे। तो सर्बिया के लीडर्स ने, स्लोबोदान मिलोसेविच नाम था उस लीडर का, उसने क्रैकडाउन शुरू किया कोसोवो के नेताओं पर, या फिर कोसोवो का जो आंदोलन था उस पर। तो 1990 के दशक में शुरू में तो ये जो मूवमेंट था कि कोसोवो को आज़ादी दिलानी है, ये हिंसक नहीं था, आर्म्ड रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन जब इस मूवमेंट पर सर्बिया ने तेजी से क्रैकडाउन किया तो एक हिंसक आंदोलन जन्म लेता है इन द फॉर्म ऑफ कोसोवो लिबरेशन आर्मी। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये लिबरेशन आर्मी है। इसने हथियार उठा लिए और 97 में इसने सर्बिया के खिलाफ जंग का मोर्चा खोल दिया। केएलए और सर्बियन आर्मी के बीच 2 साल तक जंग चली थी और इसी को हम कहते हैं द कोसोवो वॉर ऑफ 1998 एंड 99। तो केएलए के पास इतना फायर पावर नहीं था कि वो सर्बिया की मिलिट्री से जीत सके। तो शुरुआती दौर में सर्बिया की मिलिट्री ने केएलए को काफ़ी बुरी तरह से पीछे धकेल दिया था। इनफैक्ट इस लड़ाई में 10,000 अल्बेनियंस को मारा गया सर्बिया की आर्मी के द्वारा, और 10 लाख लोग अपना घर छोड़कर चले गए। जहां पर आबादी ही 20 लाख नहीं है, वहां पर 10 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा दूसरे देशों में, जो पड़ोसी देश हैं, खास करके अल्बेनिया की तरफ ज़्यादा लोग गए थे। लेकिन 99 में नेटो ने इंटरवीन किया, किसकी तरफ से? कोसोवो की तरफ से, और सर्बिया की आर्मी पर बमबारी शुरू कर दी। लगभग 70 दिन चले इस बॉम्बिंग कैंपेन में, जिसमें केवल हवाई हमला किया गया था नेटो के द्वारा। यूएसए के जो जहाज हैं वो लगातार सर्बियन आर्मी के ठिकानों पर बॉम्बिंग करते रहे, और इससे सर्बिया नेगोशिएशन की टेबल पर आता है और सर्बिया ने कोसोवो को ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देने के लिए एग्री कर दिया। तो और एक और एग्रीमेंट हुआ कि कोसोवो का जो कंट्रोल है वो कुछ समय के लिए यूएन और नेटो फोर्सेस के अंडर में रहेगा, ताकि कल को फिर से सर्बिया इन पर हमला ना कर दें। इस लड़ाई में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी हाशिम थाची ने। ये कहने को एक सोल्जर थे, पर ये एक्चुअल लड़ाई का हिस्सा नहीं थे। ये मेनली एक पॉलिटिकल लीडर की तरह काम करते थे आर्मी में, और ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़े थे केएलए में। और जब ये युद्ध समाप्त होता है उसके बाद ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इतनी तेजी से इन्होंने अपना जो ओहदा है वो बढ़ाया। लेकिन हाशिम थाची जैसे ही सत्ता में आए, इन्होंने चुन चुनकर सर्बियंस को मारना शुरू कर दिया। ये रिवेंज किलिंग्स थी, बदला लेने के लिए किलिंग्स थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोसोवो में जो सर्ब्स रहते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी आबादी है एथनिक सर्ब्स की, है माइनॉरिटी लेकिन साइजेबल पॉपुलेशन है। तो हाशिम थाची और एल्बेनियंस का, एथनिक एल्बेनियंस का ये मानना था कि जब सर्बियन आर्मी ने पहले अटैक किया था तो इन सर्ब्स ने कोसोवो का साथ ना देकर सर्बियन आर्मी का साथ दिया था, और इसीलिए इन लोगों को चुन चुनकर किडनैप किया गया, मारा गया, और इतना ज़्यादा डर फैल गया था कि सर्बियंस अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर देश से भागने को मजबूर हो गए थे। तो पहले अल्बेनियंस को भागना पड़ा सर्बियन आर्मी के हमलों के कारण, और उसके बाद सर्बियंस को भागना पड़ा अल्बेनियंस और हाशिम थाची के किडनैपिंग्स और किलिंग्स के कारण। 2008 तक कोसोवो एक स्वायत्त राज्य की तरह काम कर रहा था सर्बिया के अधीन। लेकिन 2008 में हाशिम थाची ने, जो अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे देश के, 2007 में यहाँ पर चुनाव हुए थे फर्स्ट टाइम, और उसमें हाशिम थाची की जीत हो गई थी। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही 2-3 महीनों के अंदर अंदर कोसोवो को आज़ाद घोषित कर दिया। इन्होंने कहा कि अब हम सर्बिया के अधीन नहीं है और हम इंडिपेंडेंट कंट्री बनेंगे। तो हाशिम थाची वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट कोसोवो। और 2014 में जब ये इनका टर्म समाप्त हो गया, उसके बाद 2 साल बाद फिर से ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, और इस वक्त 2020 में ये कोसोवो के राष्ट्रपति हैं। तो पहले प्रधानमंत्री भी थे और अब राष्ट्रपति हैं। अब थाची ने कोसोवो को आज़ाद तो घोषित कर दिया था, लेकिन कोसोवो की इस इंडिपेंडेंस को दुनिया के आधे देश मानते हैं, आधे नहीं मानते। तो इस मैप में आप देख सकते हैं जो भी डार्क ग्रीन में कंट्रीज हैं, ये कोसोवो को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। तो मेनली यूएस और कनाडा और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने कोसोवो को रिकग्नाइज किया हुआ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली रशिया सपोर्ट करता है सर्बिया को, ओके, क्योंकि दोनों में एथनिक स्लैविक पॉपुलेशंस हैं और इसीलिए सर्बियंस को पूरा सपोर्ट किया जाता है। भारत कोसोवो को रिकग्नाइज नहीं करता है। इसको लेकर कई बार कंट्रोवर्सी भी होती है। जब कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं तब कोसोवो वालों को वीज़ा नहीं दिया जाता है, इस तरह की समस्याएं आती है। आपने शायद कभी पहले न्यूज़ में भी सुना होगा। कुल मिलाकर कोसोवो इस वक्त दुनिया के लगभग 100 देशों के द्वारा रिकग्नाइज्ड है। आप कह सकते हैं आधे देश रिकग्नाइज करते हैं, आधे नहीं करते। लेकिन सर्बिया और कोसोवो 2011 से लगातार बातचीत में इन्वॉल्व हैं। यूरोपियन यूनियन दोनों के बीच में समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों को ही ईयू का मेंबर बनाया जा सके, दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है इसे सॉल्व किया जा सके।
और अभी जब ये इंडाइटमेंट इनके खिलाफ लाया गया उसके अगले ही दिन हाशिम थाची यूएस जाने वाले थे। सर्बियन प्रेसिडेंट और कोसोवो के प्रेसिडेंट दोनों अमेरिका में मिलने वाले थे। अमेरिका दोनों के बीच में बातचीत को और आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन कोसोवो के प्रेसिडेंट ने अपनी ये विजिट कैंसिल कर दी क्योंकि एकदम ऐन वक्त पर इनके खिलाफ वॉर क्राइम का आरोप लग गया है। तो अब आगे क्या होगा? क्या वॉर क्राइम का आरोप लगना मतलब आरोप सिद्ध हो गया? नहीं, अभी केवल इंडाइटमेंट हुआ है। इंडाइटमेंट का मतलब होता है कि अभी इन पर आरोप लगाए गए हैं, आरोप तय किए गए हैं, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। इट इज मियरली एन एक्यूजेशन। लेकिन एक्यूजेशन लगाना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हाशिम थाची प्रेसिडेंट हैं और एक्यूजेशन लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पास सबूत हैं और वो जो प्रोसिक्यूशन है वो सिद्ध कर देगा। ऐसा प्रोसिक्यूशन को लगता है कि हमारे पास जो सबूत हैं उसके अनुसार हम सिद्ध कर देंगे कि ये वॉर क्राइम्स इनके द्वारा कमिट किए गए थे। तो अब मामला चलेगा, ट्रायल होगा जज के द्वारा और फाइनली जो जजेस डिसाइड करेंगे इस कोसोवो स्पेशलिस्ट चेंबर्स में, उसी के अनुसार हाशिम थाची को सजा दी जाएगी। पहले सर्बियन लीडर्स को भी इसमें सजा दी गई है इस हाग की अदालत के द्वारा और ऐसा माना जा रहा है कि शायद अब इनको भी सजा मिल सकती है। और दूसरी ओर इस अदालत ने अभी ये भी कहा कि हम पब्लिकली ये इंडाइटमेंट इसलिए जारी कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति और ये जो दूसरे नेता हैं वेस्ली, ये कंटिन्यूसली इस अदालत के काम को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे काम को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।